हरे कृष्णा। अभी तक रेशियो एनालिसिस में जो भी पढ़ा है, कोई डाउट है किसी को? पक्का? अब बहुत ही थोड़ा सा कंटेंट बचा है। आपने सारे रेशियोज पढ़ लिए। आपने इधर एक खोलिए जरा, एक बार प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़े थे। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, इसके अलावा आपने पढ़ा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। जो आपको पेज नंबर 3 मिला है उसको खोलो। उसमें ना 2 रेशियो और लिखवा देता हूं। एक लिखो, है जगह? तो ये 6 है तो 7th हो जाएगा ना। 7th लिखो उसके नीचे, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू। देखो ये रेशियो बड़े आसान होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी वालों को क्या मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इक्विटी। तो आओ फॉर्मूला देखें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इक्विटी इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100। कई लोग इंटू 100 नहीं भी लिखते हैं, लेकिन बात एक ही, आप ना लिखिए, बाद में इंटू 100 करके परसेंटेज लिख दीजिए, फॉर्मूले में ना भी लिखें तो चलेगा। और एक और लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या अंतर है? इक्विटी में सिर्फ इक्विटी आएगा, वेरी गुड। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका पूरा इक्विटी डेट दोनों आ जाएगा। अच्छा, इक्विटी और डेट जब दोनों की बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ऊपर हमें क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना चाहिए कि ईबीआईटी लेना चाहिए? ईबीआईटी। तो आइए ऊपर लेते हैं, क्योंकि हम वो प्रॉफिट लेंगे जो दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ईबीआईटी से ही हम इंटरेस्ट भी देते हैं, ईबीआईटी से ही हम डिविडेंड भी देते हैं। तो ईबीआईटी, या इसको आप पीबीआईटी भी कह सकते हैं, कुछ भी एक। पीबीआईटी क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू 100 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर टोटल इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर अगर होगा तो फिर हम फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अगर केवल इक्विटी का रिटर्न निकालना होगा तो हम जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, उसकी जगह लेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी। और अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इक्विटी वालों की अर्निंग है। जी बिल्कुल, शेयर होल्डर फंड, टोटल इक्विटी जो है डिवाइड में, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर फंड सब कुछ है। हाँ हाँ, तो ये हमको देखिए, जितने भी ऐसे कितना भी रेशियो अपन बना सकते हैं। कोई कहता है रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर निकाल दो वैसे, तो ऊपर क्या लेंगे? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल। तो अब ऐसे तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। और हम लोग ने शायद स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ा था ना लास्ट टर्न पे। और एक आखिरी क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, कौन सा दिया था? हो गया था वो, आंसर आ गया था। कितना आया था? ये तो इजी था ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना था, सीओजीएस दिया है, अपॉन एवरेज स्टॉक कर देंगे, 4 टाइम्स सबका आ गया है। बहुत इजी। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? चलो अब अगला रेशियो आज देखते हैं अपन। यहां से शुरू करते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या इसको दूसरा जो हम निकालेंगे वो डेटर्स वेलोसिटी भी निकालेंगे। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी 2 निकाल रहे थे, एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे थे और एक स्टॉक वेलोसिटी निकाल लेते। तो पहले जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें तो लिखा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सर क्रेडिट सेल का मतलब, क्रेडिट सेल का मतलब उधार वाली सेल, यानी कैश वाली लेनी नहीं, क्योंकि उधार वाले से तो डेटर जनरेट होंगे। अच्छा, ये अकाउंट रिसीवेबल्स क्या चीज होती है? डेटर्स और बिल रिसीवेबल का टोटल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है। अच्छा, और एवरेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वही ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल और प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, तो वो एवरेज निकल आएगा।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए का सामान उधार में बेचा, तो क्या मेरे पूरे साल में जब हम डेटर्स आउटस्टैंडिंग देखते होंगे कि बैलेंस शीट में कितने डेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं कितना पैसा लेना बचा है, क्या वो भी 1 करोड़ होगा? नहीं जी, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए की सेल एक दिन में थोड़ी ना करी है, पूरे साल में करी है। तो अब हो क्या रहा होगा, सेल होती जा रही होगी, थोड़ा थोड़ा पैसा पीछे वालों का मिलता जा रहा होगा जो पहले की सेल हो चुकी है, आगे वाले बाद में पैसा देते जा रहे होंगे, यानी ऑन एन एवरेज आपके जो डेटर आउटस्टैंडिंग रहते होंगे वो थोड़े कम रहते होंगे, 1 करोड़ थोड़ा ना रहते होंगे। तो ये फॉर्मूला हमको ये बताने की कोशिश करता है कि हम डेटर से कितनी जल्दी पैसा वसूल लेते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं, ऊपर हम ले रहे हैं सेल, पूरे साल में कितना माल बेचा, और नीचे ले रहे हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग है, उधारी कितनी रहती है ऑन एन एवरेज, क्या लगता है इन दोनों में कौन सी फिगर ज्यादा आए तो अच्छी, मतलब क्रेडिट सेल किसी की ज्यादा होनी चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, कि उधारी जो सर पे, मतलब उधारी भी लेना बचा है वो ज्यादा होना चाहिए? मतलब मेरी पूरे साल की सेल ज्यादा हो, कि पूरे साल में जब भी देखें अभी कहें भी 2 करोड़ लेना बचा है, अभी 5 करोड़ लेना बचा है, सेल ज्यादा, मतलब ये जितना ज्यादा आएगा उतना बेटर होगा कि जितना कम आएगा? जितना ज्यादा आएगा। दैट मीन्स डेटर टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा। ऐसे ही अगर बात करें डेटर्स वेलोसिटी, डेटर्स वेलोसिटी को हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हम डेटर से कितने दिन में पैसा ले लेते हैं, कितने दिन में पैसा वसूल लेते हैं। जितना जल्दी वसूल लेंगे उतना बढ़िया, कि जितना लेट वसूलेंगे, यानी ये जितना कम आएगा उतना बेटर। तो लिख लीजिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हायर बेटर होगा और एवरेज कलेक्शन पीरियड लोअर बेटर होगा। ठीक, अब फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं सर, फिर से देखते हैं बेटा क्या लिखा है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, और इसी का रेसिप्रोकल कर दें तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता है। रेसिप्रोकल कैसे हुआ, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल, और इनटू भी तो करना पड़ता है, जैसे स्टॉक वेलोसिटी में भी आपने देखा था, दिनों में निकाल रहे हैं तो 365 डेज, और मंथ्स में निकाल रहे हैं तो 12 मंथ्स। अब पढ़िएगा एक बार ऊपर से क्या लिखा है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, it measures whether the resources tied up in debtors, भाई हमारा पैसा ब्लॉक है ना डेटर्स में, जितनी जल्दी हमारा पैसा हमको मिल जाएगा हमारे लिए उतना बढ़िया, देर में मिलेगा उतना बैंक से लोन लाना पड़ेगा। भाई समझिए, कुछ व्यापारी क्या करते हैं जिनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है वो नगद बेचने की कोशिश करते हैं, उधार देते भी तो 1-2 दिन का उधार देते हैं, उससे आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आता जा रहा है और आप पेमेंट्स करते जा रहे हैं, आपको लोन पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। वहीं अगर आपका जो ट्रेड है, जो आपका सेक्टर है, उसमें अगर ओवरऑल क्रेडिट पीरियड बहुत लंबा देना पड़ता है तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या है। मान लीजिए आप 3 महीने 4 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो आपने आज माल बेचा, उसका पैसा आएगा 4 महीने बाद। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 4 महीने कोई काम ही नहीं करेंगे, माल तो रोज बेच रहे हैं, माल तो बिजनेस तो रोज ही हो रहा है, लेकिन पैसा ब्लॉक होता जा रहा है ना, तो आप अपना व्यापार कैसे करेंगे, पीछे से आपको लोन लेना पड़ रहा है उतना लंबा। ये चीज आपने वहां पे भी देखी थी जब आपने वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, तो हम लोग ने नहीं देखा था कि कौन सा क्रेडिट पीरियड बेटर होगा, 2-3 ऑल्टरनेटिव, तो जहां प्रॉफिट ज्यादा हो। तो सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये हमको ये बताता है कि आपका कितना पैसा टाइड अप पड़ा है, तो दैट मीन्स जितना ये रेशियो कम आएगा उतना खतरनाक होता जा रहा है हमारे लिए, जितना डेटर टर्नओवर रेशियो कम आएगा वो खराब है, तो ज्यादा आएगा तो बेटर है, यानी कम पैसा टाइड अप है। तो इट मेजर्स वेदर रिसोर्सेज टाइड अप इन डेटर इज रीजनेबल एंड वेदर द कंपनी हैज बीन एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग डेटर इनटू कैश। देखिए, सेल करना एक कला है, माल बेचना स्किल की बात है, कला है, कि आपके अंदर अगर कला है तो आप गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, लेकिन पैसा रिकवर करना टाइमली ये दूसरी कला है। माल तो आपने बेच दिया लेकिन आप पैसा नहीं रिकवर कर पा रहे, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी टीम इतनी एफिशिएंट है कि वो सही से डेटर्स को मैनेज कर रही है, वो इफेक्टिवली, टाइमली
मैनेज कर पा रही है, डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। कैश में कन्वर्ट करने का मतलब उससे पैसा ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, ये रेशियो हमको ये बताता है। और कह रहे हैं सर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल की हम बात करें तो अकाउंट रिसीवेबल में आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया कि अकाउंट रिसीवेबल में दोनों चीजें आती हैं, डेटर्स भी आते हैं और बिल रिसीवेबल भी। और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलता है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ओपनिंग डेटर लिख लो, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन क्या करें, 2 की 4 बताओ, 2 ही करना अपॉन, है ना, अपॉन में डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। और अगर मान लीजिए बिल रिसीवेबल नहीं है तो केवल डेटर हो जाएगा। डेटर और बिल रिसीवेबल एक ही बात ही होती है, ठीक है ना जी। फिर से बोले ओ, हाँ फॉर्मूला ही तो बोल रहे हैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइड बाई 2। लिख लिया, ओके। कह रहे हैं सर द हायर द डेटर टर्नओवर रेशियो द बेटर द पोजीशन, जितना ज्यादा आएगा उतना बढ़िया। वहीं इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड। नाम पे फोकस करें, एवरेज कलेक्शन पीरियड कि हम अपना पैसा ऑन एन एवरेज कितने टाइम में लोगों से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जितना कम आएगा उतना मेरे लिए बेटर होगा। इसका फॉर्मूला उसका उल्टा कर दे तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल, और दिनों में निकालना है तो 365, महीनों में निकालना है तो 12 महीने। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, दिनों में निकालो लेकिन एक साल में 360 डेज एज्यूम करने का करिएगा, 360। अगर क्वेश्चन कह रहा है तो फिर आप मल्टीप्लाई 360 से कर दीजिएगा, ठीक है, मेरी बात मत मानिएगा। ओके, लोअर द वेलोसिटी बेटर इज द पोजीशन। ये बात समझ में आई। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, OLX पे बेच दे। आपने कभी कोई सामान OLX पे लिस्ट किया है? हम कभी भी कुछ करते हैं तो बहुत सारी फ्रॉड कॉल आ जाती है मेरे पास कि हम आर्मी से बोल रहे हैं, है ना, और हमको खरीदना है ये वो। आपके पास ऐसे कभी आती कहीं कोई फ्रॉड कॉल आती है? नहीं। मतलब ये स्कैमर इतने सतर्क बैठे हैं। इससे बाकी नहीं, मैजिक ब्रेक्स वगैरह आपको कुछ किराए पे उठाना हो तो इन पे डाल दीजिए, तुरंत फ्रॉड कॉल आ जाएगी। हम जम्मू कश्मीर पहाड़ियों पे हैं, आर्मी में डिफेंस से हूँ सर, मेरे को ना अगले हफ्ते शिफ्ट होना है, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ वो अलग अलग तरीके के स्कैमर है, स्कैनर। फिर वो कहेंगे सर हमें QR कोड दे रहे हैं, आप स्कैन कर दीजिएगा। कुछ लोग फंस जाते हैं, है ना। हाँ वो सब करिए नहीं, अलग जमाना है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है, टोटल सेल ऑफ OLX लिमिटेड आर 31,248 रुपीज, आउट ऑफ विच 25% आर कैश सेल। दैट मीन्स 75% सेल जो होगी वो क्रेडिट बेसिस पे होगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर आर 9468 और डेटर वेलोसिटी पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात आपको बताऊंगा, जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का ना दिया हो और ना ही निकाला जा सकता हो, ना दिया हो ना ही निकाला जा सकता हो, वहां आप डिवाइड करेंगे किससे, मतलब जो आप लेंगे ना एवरेज ना लेकर के, फिर आप ले सकते हैं जैसे ऊपर वाले में टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो डिवाइड में एवरेज ना लेके आप क्लोजिंग डेटर ले लीजिएगा। जैसे वेलोसिटी में लेंगे तो न्यूमरेटर में लेंगे। मतलब अगर ओपनिंग फिगर भी दी है तो हम एवरेज लेंगे, ओपनिंग दी नहीं है और ना निकाली जा सकती है तो क्लोजिंग उठा लेंगे। जैसे आपको याद होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में एक क्वेश्चन किया था, उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, लास्ट टर्न पे किया था, लेकिन निकाला जा सकता था COGS के फॉर्मूले से, तो हमने निकाला था, फिर हमने एवरेज स्टॉक उठाया था। हम तो ये बता रहे हैं ना दिया हो ना निकाला जा सकता हो तो क्लोजिंग ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्लोजिंग डेटर्स दिए हैं, ओपनिंग दिए नहीं है, तो यही एवरेज होगा हमारे लिए, ना निकल सकते हैं। डेटर्स वेलोसिटी निकालनी है और आंसर आपके पास है। चलिए
करें। 147.45 आ रहा है आप लोगों का सभी का। ठीक है, तो 148 डेज इसको राउंड ऑफ किया गया। आप डेसिमल में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सभी को मैं मौका दे रहा हूं। डेटर्स वेलोसिटी यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, उसका फॉर्मूला लगाइए और आंसर करिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी करिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू, दिनों में निकालना है तो 365 डेज। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है नहीं सर, सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स हैं तो सिर्फ क्लोजिंग डेटर ले लो 9468 अपॉन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कैसे लूं? 31248 का 75% कर लो, या 25% करके माइनस करूं, कैश वाली हटाऊं तो क्रेडिट आएगी, या डायरेक्टली 31248 का 75% उधार की सेल मान लेते हैं। 31248 का 75% 23436 और इंटू दिनों में चाहिए तो 365, 9468 इंटू 365 अपॉन 23436, तो 147.45 डेज, इसलिए 148 लिखा है। आप डेसिमल में भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं। जी बेटा, हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया है तो आप प्रेफर करिए कि दिनों में निकालिए, बेटर है। और बोले कि मंथ्स में तो फिर इंटू 12 तब करिए। इतना नहीं करिएगा कि पहले मंथ्स में भी करके देख ले कि मंथ्स अगर पूरे आ रहे हैं, डेज में निकालो, खत्म करो। देखो समझिएगा, चेक करने वाला इंसान है कि रोबोट है? अभी एआई अपना इंस्टीट्यूट में इतना नहीं पहुंचा है ना, तो इंसान है, वो भावनाएं आपकी समझेगा। तो अगर आप महीनों में निकाल देंगे तो भी वो नंबर दे देगा, दिनों में निकाल देंगे तो भी वो नंबर दे देगा। इस बात पे आपके नंबर वो नहीं काटेगा। और पढ़ा लिखा होगा कि अनपढ़ होगा जो चेक कर रहा होगा? पढ़ा लिखा होगा, तो इस बात पे वो आपके नंबर नहीं काटेगा। एज लॉन्ग एज आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है, सब कुछ ठीक पुट किया है, इस पे आपको परेशान नहीं करेगा। आगे चलें। चलिए जी, ये हो गया ना सभी का। एग्जाम में फॉर्मुलेज लिख के करना, बिना फॉर्मूला लिखे मत करना। छोटा सा एक और क्वेश्चन। व्हेन नेट सेल फॉर द ईयर आर 2,50,000, डेटर्स 50,000, अगेन एसीपी निकालना है। तो नेट सेल दी है अपने को, ये नहीं पता कितनी कैश है कितनी क्रेडिट है, तो क्या माना जाए? पूरा क्रेडिट मान के चलें। और डेटर्स दिए हैं, अगेन ओपनिंग फिगर नहीं है तो यही एवरेज हो गए। और एसीपी निकालना है तो फॉर्मूला बेस्ड है। काम करिए फटाफट। सबसे ऊपर आप ले लीजिए अपने डेटर्स एवरेज अकाउंट रिसीवेबल यानी 50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 365, 73 डेज एग्जैक्ट आ जाएगा। 50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 365 आ गया। तो बहुत ही इजी सा आपने क्वेश्चन किया। अगला जो डेटर का भाई आता है वो होता है क्रेडिटर। तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो वैसे निकालेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स वेलोसिटी निकालते हैं तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी। अच्छा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा, कि जितना कम आए उतना अच्छा? डेटर्स टर्नओवर जितना ज्यादा है, और डेटर्स वेलोसिटी जितनी कम है। अब बात करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा है तो अच्छा, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जितना कम आएगा उतना बढ़िया। क्रेडिटर्स वेलोसिटी जितनी ज्यादा आएगी उतनी बढ़िया। क्रेडिटर्स वेलोसिटी का मतलब हम कितने दिनों में उनका पेमेंट करते हैं, कितना दिन वो हमको देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो जितने ज्यादा दिन हमको देंगे वो हमारे लिए तो बेटर है ना। हमने सामान खरीदा किसी से, वो कह रहा है सर 2 महीने में पेमेंट कर देना, दूसरा कह रहा है 3 महीने में, तो हमें जितना ज्यादा टाइम मिलेगा हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उसका फाइनेंस, उसके पैसे को यूज करके हम अपना व्यापार कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? ये बात समझ में आ रही है? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इस चीज का बड़ा फायदा उठाती है। ये करती क्या है, माल जब खरीदती हैं तो उधार में खरीदती हैं, क्योंकि बल्क में खरीद रही होती हैं, और आपको बेचती हैं अपफ्रंट कैश में। जैसे आप मैकडी में बर्गर खाने गए तो पहले वो आपसे पैसा ले लेता है ना, बिल है ना, पैसा देते हैं आप, और फिर आपको किनारे के किनारे जाइए सर, हाँ, तमीज से बोलता है, मन में होता है क्या, हटो भाई और खाने। ऐसे ही सेम आप समझिए, जैसे स्मार्ट बाजार आप जाते हैं, बहुत बहुत सारे हैं, आप वहां जा रहे हैं, आप खरीदते हैं, आप नगद खरीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में भी खरीद रहे हैं तो उसको तो उसका पूरा पैसा मिल गया। लेकिन वो जहां से कंपनी से खरीद रहा है
अब आप रिलायंस डिजिटल में चले गए, उसने सोनी की टीवी कंपनी से, सोनी से डायरेक्ट परचेज करे। आपको पता है जो टीवी आप खरीद के लाते हैं 40-50 हजार का, वो उनको कितने का पड़ता होगा? 8-10 हजार का। डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, बल्क में खरीद रहे हैं, पैसे तय कर लेते हैं। मोटा भाई ऐसे ही मोटा भाई नहीं बन गया, अंबानी की बात कर रहे हैं। हाँ, बड़ा समझदार है, तो ये फायदा उठाते हैं। तो खैर आइए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और या क्रेडिटर्स वेलोसिटी। पहले टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। तो फॉर्मूला है सर क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल। सर जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल थी, यहाँ क्रेडिट परचेजेस है। वहां पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल था, यहाँ एवरेज अकाउंट पेबल है। वहां पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में डेटर भी जुड़ रहे थे, बिल रिसीवेबल भी जुड़ रहे थे। सेम तरीके से एवरेज अकाउंट पेबल में क्रेडिटर्स भी जुड़ेंगे और बिल्स पेबल भी जुड़ेंगे, और एवरेज वैसे ही करना है। लिखवाऊं दोबारा क्या? कैसे? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2। ठीक है, और यहां पे आपने लिखना हो तो लिख लीजिए, ये रेशियो जितना कम आएगा उतना आपके लिए बढ़िया है। लोअर इज बेटर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लोअर इज बेटर। क्रेडिटर्स वेलोसिटी की बात करें तो सेम जैसे आपने वहां पढ़ा था, वहां था डेटर्स वेलोसिटी में कि सर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लेना था, यहां क्या लेना होगा? एवरेज अकाउंट पेबल। वहां डिवाइड कर रहे थे क्रेडिट सेल से, यहां डिवाइड कर रहे हैं क्रेडिट परचेज से। या ऐसे बोल सकते हैं सर कि इसी का रेसिप्रोकल है, लेकिन इनटू 365 या 12 और कर रहे हैं। और बाकी मैंने यहां लिख भी रखा है, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड या वेलोसिटी इज कंसीडर्ड बेटर। वेलोसिटी जितनी ज्यादा आएगी उतना बेटर है, बिकॉज इट मींस कि कंपनी ऑपरेशंस जो है वो फाइनेंस्ड हो रहे हैं इंटरेस्ट फ्री बाई सप्लायर। पैसा लगा है सप्लायर का और मजे आप ले रहे हैं। पैसा उसका कैसे लगा? उसने आपको बेचा, आपने उधार में खरीदा, तो आपका तो कुछ लगा नहीं। तो आपने उधार में खरीदा और अपना व्यापार कर रहे हैं, आप लेट से बेच रहे हैं कैश में, तो आपको पैसा मिलता जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे परचेजेस आप करो पूरे साल में, बहुत सारी परचेज करो तभी तो सेल करोगे। लेकिन पेबल भी अगर आपका ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो बेटर। ज्यादा आउटस्टैंडिंग मतलब ये नहीं कि डिफॉल्ट करके ये बेटर आ रहा है, ज्यादा मतलब कि आपने उनसे बातचीत करके टाइम ज्यादा ले रखा है। ट्रेड प्रैक्टिस में ही ऐसा चल रहा है। एक ये भी हो सकता है कि मान लो बहुत बड़ा कोई डिफॉल्टर है, उसका ये रेशियो जा करके बहुत कम आ रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। डिफॉल्टर ना हुआ, टाइमली सब कुछ पेमेंट होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से उसके बाद ये रेशियो अगर हम देख रहे हैं और कम आ रहा है तो बेटर है। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा है तो बेटर। क्वेश्चन करिएगा। केटी लिमिटेड ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000। ओपनिंग स्टॉक बोल रहे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर नहीं बोल रहे हैं। स्टॉक अलग चीज होती है और क्रेडिटर अलग चीज होती है, समझते हैं ना? स्टॉक जो सामान रखा है, और क्रेडिटर क्या चीज होती है? उधारी। ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 13 लाख, जीपी रेशियो 25% ऑन सेल, एवरेज अकाउंट पेबल 80,000, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। वेरी गुड, आंसर तो दिया है आपने, सही भी बताया है और सही निकाला होगा। बाकी लोग निकालो, पहले फॉर्मूला सोचो क्या होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का, फिर दिमाग लगाओ क्या करेंगे क्या नहीं दिया है, क्योंकि एवरेज अकाउंट पेबल तो दिया है, क्रेडिट परचेजेस नहीं दिए हैं, तो कैसे क्या क्रेडिट परचेज निकालने का कोई तरीका इस क्वेश्चन में आपके दिमाग तक जा रहा है? क्योंकि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होता है क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल। तो क्या किसी तरीके से क्रेडिट परचेजेस आ सकती है? क्योंकि एवरेज अकाउंट पेबल तो पता है। आ गया आंसर, आ गया 13.75 तक आप लोग पहुंच गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल, जिसमें सर अपने पास एवरेज अकाउंट पेबल तो 80,000 है, बट परचेजेस कैसे निकालोगे? परचेज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जीपी निकाल लेता हूं। जीपी मेरा आ जाएगा 13 लाख का 25%। मैं जैसे ऐसे लिख रहा हूं, आप लिख लिख के करोगे ना, जीपी इज इक्वल टू, या तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिख देना, जीपी रेशियो इक्वल टू जीपी अपॉन सेल इंटू 100, जीपी रेशियो की जगह 25%। या ऐसे लिख देना, जीपी इज इक्वल टू 13 लाख, जीपी जीपी इज इक्वल टू सेल इंटू जीपी रेशियो, ऐसा कर लेना। 13 लाख का 25% कितना होता है? 3,25,000।
फिर उसके बाद हम लोग सीओजीएस के लिए सेल में से जीपी माइनस कर दें। सेल है हमारी कितनी, 13 लाख, और जीपी हमारा है 3,25,000, माइनस करके कितना बचा, 9,70,000, 75,000, आप लोग जो बता रहे हैं वो लिख देते हैं। उसके अलावा सीओजीएस का एक और फॉर्मूला हम लगा लें। कौन सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस की जगह लिख दो जो आपने निकाला है अभी ऊपर, 9,75,000। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 2,50,000। परचेजेस हम लोग को चाहिए तो परचेजेस को परचेजेस ही लिखा रहने दो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, कहाँ गया ये, 3,75,000। सर परचेजेस हम लोग निकाल लेंगे, निकाल के बताओ। परचेजेस हो जाएंगे 9,75,000 माइनस 2,50,000 प्लस 3,75,000, यानी 11 लाख। फिर उसके बाद ऊपर आ जाओ, 11 लाख यहाँ लिख दो। आप लोग ने ऐसे ही किया था, कुछ और किया है, कैसे किया हमको भी सिखाओ। हाँ ठीक है, वो भी सही है, ठीक है, वही है यही चीज, है यही चीज। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये समझ में आ गया सभी को, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना था, परचेजेस चाहिए थी हम लोगों को, सीओजीएस हमने निकाली, कैसे, जीपी निकाला, फिर सीओजीएस निकाली, सीओजीएस का फॉर्मूला लगाया, परचेजेस निकाल ली। चले आगे, या आपने किसी और तरीके से किया होगा तो भी ठीक है, फिर एज लॉन्ग एज आपकी परचेजेस 11 लाख आ रही हैं तो ठीक है। अगला चलते हैं, क्रेडिटर्स वेलोसिटी है 2 मंथ्स की, सीओजीएस 20 लाख दिया है, ओपनिंग स्टॉक 9,90,000 भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 10,10,000, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल वर 60,000 एंड 36,667 रिस्पेक्टिवली। क्रेडिटर आपसे पूछे जा रहे हैं, कर पाएंगे क्या, आंसर भी हमको दिख रहा है बट क्या आप सॉल्व कर पाएंगे। थ्री लाख आ गया, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहा है। जोया, रिधिमा, आप लोग कर रहे हो बेटा, और जो जो ऑनलाइन आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या करें, क्रेडिटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना, क्रेडिटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज अकाउंट पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस, और इंटू 12 करूं कि 365 करूं यहाँ पे, क्योंकि 2 महीने दिए हैं तो इंटू 12 करें, महीने में दिए ना, इंटू 12। अब क्रेडिटर्स वेलोसिटी की जगह मैंने 2 लिख दिया, एवरेज अकाउंट पेबल मैं निकालने वाला हूं, क्यों निकालने वाला हूं बताऊंगा, अपॉन क्रेडिट परचेज इंटू 12। सर क्रेडिट परचेज कैसे आएगी, देखो बेटा सीओजीएस दी है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो मैं सीओजीएस वाला फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा लगाऊं सर, सीओजीएस, यहां लगाऊं, बगल में करते हैं ना, सीओजीएस इज इक्वल टू क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस हमको दी है 20 लाख, ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है 9,90,000 का, परचेजेस हमको निकालनी है तो प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग दिया है सर 10,10,000 का। ओके बेटा, अब 10,10,000, 10,10 और जीरो है ना, 1 2 3, बस ना, 10,10,000 बहुत जीरो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं परचेजेस कैसे निकालें, 20 लाख माइनस 9,90,000 प्लस 10,10,000 कितनी आती है, 20,20,000 की परचेजेस आ गई, परचेजेस
20,20,000। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 20,20,000 की परचेजेस को। ये क्रेटस वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम परचेजेस को पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितनी 20,20,000। सर इसको सॉल्व करिए तो एवरेज अकाउंट पेबल आ जाएंगे 20,20,000 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। एवरेज अकाउंट पेबल डेसिमल में आ रहा है, राउंड ऑफ करके लिखें। 3 कितने 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और आखिरी वाले को हमने 7 कर दिया। ठीक है ना, उसका 6 था 0.666। सर ये एवरेज अकाउंट पेबल आया। सर इसमें तो आपका बिल्स पेबल भी जुड़ा होगा और क्रेडिटर्स भी जुड़ा होगा। अगर इसमें से बिल्स पेबल माइनस कर दे तो क्रेडिटर्स आ जाएगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं अकाउंट्स पेबल जो बनता है इज इक्वल टू क्रेडिटर्स की फिगर होती है उसमें प्लस बिल्स पेबल की फिगर होती है। हम बीपी लिख दे रहे हैं, आप लोग बिल्स पेबल लिखना पूरा। तो सर अगर क्रेडिटर्स कभी निकालने पड़ गए तो क्या करें? अगर कभी क्रेडिटर्स निकालने पड़ गए तो तुम अकाउंट पेबल में से बीपी माइनस कर देना। अकाउंट पेबल अभी आपने निकाला, सर ये तो एवरेज निकाला है भाई, ओपनिंग बताया नहीं है तो जो एवरेज है वही क्लोजिंग है, वही ओपनिंग है, सब कुछ वही है, ठीक है ना। ओके तो सर अकाउंट पेबल लिख दीजिए 3,36,667 और बीपी बताओ कितना है। हाँ बीआर मत पकड़ना, बीआर सिर्फ परेशान कर रहे हैं, बीआर का कोई लेना देना नहीं था। 36,667 ये माइनस कर दो, 3 लाख आ गया, आंसर आ गया। क्रेडिटर्स निकालने थे, ये रहा आंसर आपका 3 लाख। फिर से एक बार बताएं क्या किया आपने ने? क्रेडिटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया एवरेज अकाउंट पेबल निकालने के लिए। एवरेज अकाउंट पेबल हम क्यों निकाल लेते, हमने सोचा था कि वो निकाल लेंगे और बीपी माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर आ जाएंगे, बट उसके लिए परचेज चाहिए। परचेज के लिए हमने जब क्वेश्चन देखा तो पता चला उन्होंने हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सीओजीएस दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो हमने इस फॉर्मूले से परचेज निकाल ली। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इससे अगर परचेज का फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? सीओजीएस माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। आप ये भी लिख सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। उससे हमने परचेज निकाल ली। परचेज को जैसे ही इसमें लिखा हमारे अकाउंट पेबल आने लग गया 3,36,667। अकाउंट पेबल में से हमने बिल्स पेबल माइनस कर दिया तो क्रेडिटर्स आ गए। अब बताओ आ गया? इजी है पक्का? रेशियो मैं बार बता रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले रेशियोज तो बड़े आसान है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मतलब सेल, तो सेल ऊपर रहेगी अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो सेल ऊपर अपॉन फिक्स्ड एसेट। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो सेल अपॉन टोटल एसेट। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सर क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री के ओवरहेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ऑफिस एंड सेलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, वो सब ऐड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू हमने लिया है, आप बता पाएंगे? आपने एक्टिविटी रेशियोज पढ़े, उसमें से कौन सा एक्टिविटी रेशियो नहीं है? स्टॉक टर्नओवर था, डेटर टर्नओवर था, वर्किंग कैपिटल भी था, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो आंसर कौन सा है? हाँ प्रोप्राइटरी रेशियो। वो कौन सा रेशियो था देख के बताओगे? प्रोप्राइटरी रेशियो कहाँ पढ़ाया था? पेज नंबर है? सॉल्वेंसी पढ़ाया था? पेज नंबर बताऊं? पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में चौथा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी नहीं, और देखो पीछे पलटो, पेज नंबर 1 में पहला फाइनेंशियल रेशियोज में से 2 थे सॉल्वेंसी रेशियो। क्या? तो सॉल्वेंसी रेशियो है वो भी लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। और बाकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सब अगर कौन सी हेडिंग के अंदर है? एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के अंदर है। अब बताओ अगर कोई डाउट आपको आता हो। लास्ट टर्म पे आपको बताया था ना मैंने कि दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन भी कराया था ना आपको। कितने मार्क्स का था वो? 7 नंबर? कौन सा कितने? 4 नंबर का, 4 नंबर का। तो दिसंबर 2024 का था ना वो, है ना। तो दिसंबर 2024 में वो जो लास्ट टाइम पे कराया था 4 नंबर का वो आया था। और
15 नंबर की पूरी केस स्टडी है। आपको मैं केस स्टडी पढ़ाऊं? करें? टाइम है अपने पास तो आइए, ये आइए, ये आपका गाइडलाइन आंसर है ना। पहला ही क्वेश्चन पार्ट 1 का ये क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन देख रहे हो? आंखें बंद ना करना। ये क्वेश्चन है जिसके ये 3 पार्ट पूछ रहे हैं, 5 5 5 15। तो 15 ये और 4 वो, 19 नंबर का तो रेशियो से हो गया। टोटल आपकी अकाउंट्स है कितने मार्क्स की? 60 की। भाई 40 के तो एफएम है, तो करीब करीब 20 तो रेशियो ले गया। तो आप समझ रहे हैं, इसकी वेटेज समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपको क्वेश्चन करा भी देता हूं, दिखा दिया है तो फिर ऐसे छोड़ना भी सही नहीं है। तो ये केस स्टडी वैसे तो मैंने आपको बता भी रखा है, आप एग्जाम में कब उठाएंगे? अच्छा, सभी कुछ लास्ट में उठाओगे ऐसा तो नहीं है कि पहले 2 घंटे बैठ जाते हैं पहले ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। कोमल, बड़ी कोमल है ये, इज ए थर्ड जनरेशन बिजनेस वुमेन इन द डेयरी बिजनेस ऑफ भारत घी एंड कंपनी। यानी इनका एक डेयरी बिजनेस है भारत घी एंड कंपनी के नाम से, और ये तीसरी पीढ़ी है व्यापार करते करते। समझ में आता जा रहा होगा आपको। द बिजनेस इज रन अंडर द ब्रांड प्योर घी। बिजनेस का नाम प्योर घी, से अमूल का घी आता है, अमूल हो गया, नमस्ते इंडिया हो गया, वैसे इनका नाम है प्योर घी, और कंपनी का नाम है भारत घी एंड कंपनी। द कंपनी प्रिपेयर्स मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड इज नोन फॉर गुड क्वालिटी इन द मार्केट। मिल्क से बनाते हैं घी और अच्छे क्वालिटी के लिए मार्केट में जाने जाते हैं। द सेल्स आर मेड थ्रू सेल्फ ओन्ड स्टोर्स। सेल जो हम करते हैं हमारे खुद के स्टोर है, कंपनी के अलग अलग स्टोर्स बनाए हुए कंपनी ने अलग अलग जगह पे, वहां से ये अपना घी बेचते हैं। अदर रिटेलर्स एट लोकेशंस वेयर सेल्फ ओन्ड स्टोर्स आर नॉट प्रेजेंट एंड ऑनलाइन। यानी 3 तरीके से सेल करते हैं। एक तो सेल्फ ओन्ड स्टोर से, और ऐसी लोकेशंस जहां पे इनके खुद के स्टोर्स नहीं है, वहां पे अदर रिटेलर्स के थ्रू टाई अप किया हुआ है कि भैया हम आपको भी अपना घी देंगे, आप भी बेचिएगा। तो या तो खुद के स्टोर्स होंगे वहां से बेच रहे हो, जहां पे नहीं है वहां पे रिटेलर्स, और तीसरा ऑनलाइन आज की तारीख में, यानी वो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, ऐसे ही व्यापार चलता है। 3 तरीके से माल बेचते हैं। द बिजनेस इज रन बाय कोमल्स फैमिली ऑन ए स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल बेसिस। However, now the business is growing at a rapid pace. There is a need to get in professional management to run the business. कह रहे कोमल की फैमिली बड़े ध्यान से स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशनली बिजनेस को चला रही है, और बिजनेस अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिखता जा रहा है ना आपको, बिजनेस अब बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। और अब अगर बढ़ रहा है तो एक जरूरत इनको, कोमल को समझ में आ रही है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि सारी चीजें बिल्कुल टाइमलाइन बिल्कुल सही रहे, मैनेजमेंट बिल्कुल पक्का रहे। अब करना क्या चाहते हैं? भारत घी एंड कंपनी हायर्स अ न्यू सीईओ जिनका नाम है गरिमा, हु हैज 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द डेयरी इंडस्ट्री। 30 साल हो गए हैं साहब इनको करीब करीब डेयरी इंडस्ट्री में, और गरिमा जी को हायर कर लिया है कोमल जी ने भारत घी एंड कंपनी में, और गरिमा जी को पोस्ट दे दी गई है, सीईओ बना दिया गया है कंपनी का। कोमल, मालिक तो कोमल ही है कि गरिमा है? कोमल। कोमल विल नाउ बी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट उनके पास आ गई, उससे ऊपर। एंड प्रोवाइड अ गाइडिंग रोल इन द बिजनेस। यानी काम करेंगी गरिमा, और गाइडिंग रोल, गाइड करेंगी, ऑर्डर्स देंगी, और ये सारा चीजें जो रहेंगी वो कोमल की रहेंगी। तो कोमल एक पीछे आ गई कि फ्रंट पे कर दिया गया है गरिमा को। भाई सारा काम अंबानी थोड़ी ना खुद करता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ओके। द फर्स्ट टास्क दैट गरिमा हैज ऑन हैंड इज टू आइडेंटिफाई इश्यूज दैट आर हिंडरिंग बिजनेस ग्रोथ। सबसे पहला काम जो गरिमा को दिया कोमल जी ने, वो कोमल जी ने कहा गरिमा से कि मैडम ये चेक करिए कि क्या ऐसी इश्यूज हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे। जिस पेस पे ग्रोथ होनी चाहिए ग्रोथ चल रही है, बट जो हम लोग को अचीव करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूरे इंडिया भर में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चाह रहे हो हम छा जाएं, तो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। ओके। कोमल, अभी तक की कहानी में कोई दिक्कत आपको? इंस्टीट्यूट की दाद देनी पड़ेगी, एक्चुअल में दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना रहा है जो भी ये फ्रेम कर रहा है। आई डोंट नो कौन ये बुद्धि लगा रहा है, कहां से फ्रेम कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ आया। बाकी क्वेश्चंस नॉर्मली समझ में आ जाते हैं कि कहां से लिए गए होंगे, किस तरीके से सोर्स, बट ये जो क्वेश्चंस वो केस स्टडी बेस्ड बना रहा है,
इनका इस समय जो इम्पैनलमेंट है, जो पैनल्स में लोग बैठे हैं, बड़े काबिल लोग होंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि उसका काम ही देखिए है क्या ना, पेपर सेटर का काम है कि पहला क्वेश्चन ऐसा दो कि बच्चा डर जाए। पहला क्वेश्चन दिया ही आपको जाता है डराने के लिए, आपको आपका बिल्कुल मनोबल तोड़ने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाए हमारे बस की ना है भाई, इसीलिए पहला स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और पहले से ही क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है ना, वो एक फ्रेम कर लेता है, एक धारणा बना लेता है कि ना होगा इस बार। 6 महीने बाद दिखने लगती है उतरत, और जैसे ही आपके मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, वो जीत गया, वो कहता है यस हमारे पेपर सेट करने काम हो गया। क्यों? बाकी क्वेश्चन इसने इजी दिए थे, बट आप ना अंदर ही अंदर मन ही मन रो रहे थे, आंसू दिखा भी नहीं रहे थे किसी को। आप ऐसे जब आता है ना, तो आप ऐसे करके, ऐसे लोग बच्चे देखते हैं एक दूसरे। अच्छा तुम भी फेल हो गए, हम भी फेल, ठीक ठीक ठीक, फिर कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन स्किप करें, आखिरी में पढ़े, टाइम लेके करिए, थोड़ा जल्दी पूरा पेपर सॉल्व करें, ताकि इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम हो। पढ़ने के बाद, करने के बाद आपको बताऊंगा भी, अभी तो जैसे मैं ये पूरा आपको, मेरे पास टाइम है, कौन सा हम लोग एग्जाम बैठे हैं, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप पहले, मतलब बाकी पेपर जब कर लीजिएगा, फिर इसमें जब आइएगा, तो इसमें भी पहले ऊपर से ना शुरू करिएगा, पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिएगा। तो आप जब क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे ना, तो आपका टाइम सेव होगा, कि रिक्वायरमेंट में लिखा है कि मान लो ये रेशियो निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, तो आप उसी एंगल से फिर क्वेश्चन को पढ़ें। चलिए देखते हैं। तो भाई कोमल से कहा गया है, नहीं करीमा से कहा गया है कोमल जी ने, कि भाई आप हमको दिख के बताइए क्या दिक्कतें आ रही। कोमल आस्क गरिमा टू लिस्ट मेजर कंसर्न्स दैट द बिजनेस इज फेसिंग। मेजर कंसर्न्स आप बताइए जो बिजनेस फेस कर रहा है, गरिमा से इन्होंने पूछा। अच्छा, क्या जैसे क्या कंसर्न्स हैं? लोअर मार्जिन वेयर सेल्स आर मेड थ्रू अदर रिटेलर्स एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर चार्जिंग अ बिग कमीशन फॉर मेकिंग सेल। कोमल जी का कहना है कि होता क्या है, गरिमा से कह रही है, होता क्या है, जो हम अपने स्टोर से बेचते हैं, वहां पे तो हमें ज्यादा किसी को कमीशन देना नहीं पड़ता, मार्जिन ठीक ठाक बच जाता है। लेकिन जहां हम दूसरे स्टोर के थ्रू बेच रहे हैं, जहां हमारे खुद के स्टोर नहीं है, वहां हमारा मार्जिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें कमीशन बहुत तगड़ा देना पड़ता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बेच रहे हैं, वहां पे भी तगड़ा कमीशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये कमीशन लेते होंगे ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सब कमीशन ले रहे हैं ना, सेलर से नहीं लेते होंगे, तो कह रहे हैं ये तो एक बहुत दिक्कत है, कमीशन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मार्जिन कम हो जाते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, हाई चांस ऑफ स्पॉइलेज ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल। भाई घी बना रहे हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, पेरिशेबल नेचर का आइटम है, इसलिए स्पॉइलेज बहुत है, खराब बहुत जल्दी होता है, बर्बाद बहुत जल्दी होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में वेस्टेज बहुत होती है, जैसे मिल्क इंडस्ट्री, वेस्टेज बहुत है। तभी वो लोग क्या करते हैं, दुकानदार अब वो एक तगड़ी पोजीशन पे आ गए बेच बेच के, तो जब दुकानदार को माल बेचते हैं, दूध दे के जाती है सुबह गाड़ी, वापसी नहीं है उसकी, कुछ पैकेट फटा मिले तुम्हारा, ना बिके तुम्हारा, वापसी नहीं लेते। ऐसी इंडस्ट्रीज में स्पॉइलेज बहुत है, वेस्टेज बहुत है, यस और नो? तो कह रहे हैं एक तो हाई चांस ऑफ स्पॉइलेज, तभी आपको देखिए जो ब्लिंकिट आप देख रहे हैं ना, अब जाके ब्रेक इवन पे आया है वो, अब आया है ब्रेक इवन पे, उसकी रिपोर्ट आई थी, मैंने स्टडी करी। बाकी वो कह रहा, उसने बोला है उसके स्टेटमेंट में आया है, कहता है ये बाकी है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा सेगमेंट है। अब जैसे जियो मार्ट शुरू हुआ है, जियो मार्ट अपना कानपुर में भी है, अभी वो ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी ले रहा है, डिलीवरी नहीं लेता तो वो हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे लगा देता है, जियो मार्ट नहीं ले रहा है। हाँ वो स्टार्टिंग में नहीं ले, जैसे वो ओला ओला में जैसे नहीं स्टार्ट, तो मोटा भाई ऐसे ही करते, जियो पहले फ्री दिया सिम आपको, आपको आदत लगी, अच्छा इतना भी डेटा मिलता है क्या, आपको जब आदत लग गई लग गई लग गई लग गई, अब आपने कहा तो बिना उसके रह नहीं सकते, फिर पैसा लेना शुरू किया। हाँ, तो अभी जियो मार्ट, आपको पता है जियो मार्ट आ गया। हाँ, उसमें डिलीवरी, आप एक भी सामान 10 रुपए का मंगाते तो 80 में मिल जाएगा, तो साहब कॉस्टिंग है, वो हर एक डिलीवरी बॉय को 45-50 रुपए दे रहे हैं। हम तो पूछते रहते हैं उन लोगों से, हाँ बात करते रहेंगे तो आपको आइडियाज लगते रहेंगे तुमको क्या मिलता है। तो ब्लिंकिट वाला बताएगा फिक्स सैलरी नहीं मिलती, वो बड़ा दिमाग लगा के रखा, फिक्स सैलरी पे रखते, तो वो लोग डिलीवरी टाइम पे नहीं करते, वो आज छुट्टी वो छुट्टी, तो पर डिलीवरी पैसा देते हैं उनको। तो चाहे होली हो, आप होली का रंग खेल रहे हैं, आपके पास रंग कम पड़ गया, आपने तुरंत ब्लिंकिट कर दिया, जियो मार्ट कर दिया, वो दे दिया उसको, क्योंकि 40-45-50 रुपए मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। खैर, तो हाई चांस स्पॉइलेज का है, और ड्यू टू पेरिशेबल नेचर, एंड ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ द मटेरियल, इन्वेंट्रीज आर केप्ट एट नेग्लिजिबल लेवल। स्टॉक बहुत ज्यादा हम नहीं रखते हैं, हम बहुत कम स्टॉक रखते हैं, बहुत बना बना करके नहीं रखते, क्योंकि खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैपेसिटी इंक्रीज में बी नेसेसिएटेड इन द नियर फ्यूचर, फॉर विच कैपिटल विल हैव टू बी रेज्ड।
कह रहे सर भविष्य में कैपेसिटी इंक्रीज की जरूरत है, मार्केट में डिमांड और ज्यादा आएगी तो हमें अपनी मशीन्स, अपनी कैपेसिटी घी बनाने की और बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें फर्दर कैपिटल भी रेज करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मशीन्स और खरीदेंगे और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। गरिमा रिक्वेस्ट, अब गरिमा कह रही है, कोमल मालिक थी, गरिमा को अपॉइंट किया गया सीईओ, गरिमा को काम बता दिया गया, अगला काम गरिमा क्या करती है। गरिमा रिक्वेस्ट अकाउंट्स हेड नैना फॉर की फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ भारत घी एंड कंपनी। गरिमा ने अकाउंट के हेड होंगी नैना, उनसे बात करी और उनसे कहा कि हमको इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स यानी फाइनेंशियल डेटा दीजिए, अकाउंटिंग बताइए क्या है, सेल कितनी कॉस्ट है, तब तो गरिमा स्टडी कर पाएंगी। नैना प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स टू गरिमा, नैना ने गरिमा को ये डिटेल्स प्रोवाइड करी। की फाइनेंशियल, जो मेन चीजें भारत घी एंड कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स थे वो क्या है। क्रेडिट रेवेन्यू, जो माल बेचते हैं, सेल उधार की 80 करोड़ की है। कैश की जो सेल है वो 20% है ऑफ टोटल सेल, नॉट ऑफ क्रेडिट सेल, ऑफ टोटल सेल। आप समझ आ पा रहे हैं, टोटल सेल फिर कितनी रही होगी, 100 करोड़ की टोटल सेल होगी। 100 करोड़ में 20% कैश की सेल है 20 करोड़ और 80 करोड़ क्रेडिट है। समझ पा रहे हैं, दिमाग जा पा रहा है आपका इतना? ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं, यानी मोटे मोटे करोड़ों को बार बार कौन जीरो को गिनेगा। 80 करोड़ की ये है, 20 करोड़ की ये है, और टोटल सेल जो है, टोटल सेल वो है 100 करोड़ की, 100 CR की। जीपी रेशियो 30% है, तो 100 करोड़ का 30% यानी 30 करोड़ का जीपी है। इनडायरेक्ट खर्चे हैं 10 करोड़ के, 30 करोड़ में 10 करोड़ गया, 20 करोड़ बचता है अभी भाई, अगर नेट प्रॉफिट तक निकालें तो इनडायरेक्ट भी माइनस करना है। टैक्स रेट है 25% का। ब्याज, पहले ब्याज की बात करते हैं, पहले ब्याज माइनस होगा कि पहले टैक्स? पहले ब्याज, ईबीआईटी में पहले इंटरेस्ट माइनस होता है। इंटरेस्ट जो है वो 12% का, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 12 करोड़ का। तो अभी तक अपना 20 करोड़ बचा था, जीपी आया था 30 करोड़, सेल्स 100 करोड़, 100 करोड़ का 30% जीपी 30 करोड़ का, 10 करोड़ इनडायरेक्ट, 20 करोड़, 20 करोड़ में 12 करोड़ का तो ब्याज है, 8 करोड़। 8 करोड़ में टैक्स जाएगा 25%, 8 4 2 करोड़ का टैक्स हुआ, 6 करोड़ का आपका पैट है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ का है। जा पा रहा है आपका दिमाग इतना? पक्का जा पा रहा है? नहीं चला गया ना इतना दिमाग? कहीं एक बार फिर से बोलें क्या, 100 करोड़ की सेल तक आप पहुंच गए थे, उसका 30% जीपी है, 100 करोड़ का 30% 30 करोड़, 10 करोड़ माइनस किया इनडायरेक्ट खर्चे 20 करोड़, 12 करोड़ का ब्याज माइनस किया 8 करोड़, 8 करोड़ का 25% टैक्स निकालोगे 2 करोड़, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़। यानी इतना करने के बाद पैड जो आता है वो केवल 6 ही आता है, 6 करोड़ का। 100 करोड़ की सेल है लेकिन पैड बचता है केवल 6 का। अच्छा, कह रहे सर डेट टू इक्विटी रेशियो है हमारे यहाँ का, नैना बता रही है 2:1 का, मतलब अगर 3 रुपए टोटल लगे हैं तो 2 रुपए का डेट है, 1 रुपए का इक्विटी है। सर एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने हमको इंटरेस्ट का परसेंटेज बताया है 12% और इंटरेस्ट का अमाउंट बताया है 12 करोड़, मतलब हम डेट निकाल सकते हैं क्या? डेट जो रहा होगा वो किसी परसेंटेज का 12% रहा होगा, और डेट पे जो ब्याज है, मतलब डेट का ब्याज जो होगा वो मान लो अगर डेट एक्स है तो ब्याज क्या है, एक्स का 12% इज इक्वल टू 12 करोड़। तो डेट बताओ 100 करोड़, आपने एक लास्ट में भी क्वेश्चन ऐसा ही किया था इस तरीके का, नहीं तो 12 करोड़ डिवाइड बाई 12%, 100 करोड़ का डेट है, 100 करोड़ का तो डेट है सर। बात आता है साहब, जितना डेट है उसका आधा इक्विटी है, 2:1 का मतलब समझते हैं, अगर 2 रुपए का डेट है तो 1 का इक्विटी यानी आधा, तो इक्विटी कितना होगा 50 करोड़, यानी टोटल जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो 150 करोड़ की है। टीसीई लिख दे रहा हूं, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड 150 करोड़ है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आता हुआ हम लोगों को? अच्छा जी, गरिमा डज सब क्विक कैलकुलेशंस टू ड्राइव आरओई एंड आरओसीई। गरिमा ने 3 साल का एक्सपीरियंस था, पढ़ी लिखी थी, तुरंत कुछ कैलकुलेशन करे, जो फिगर आई आरओई निकाला, आरओसी। अभी आपसे नहीं बोल रहा है कि आप भी निकालो, आपसे बोलेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाई देता हूं पहली रिक्वायरमेंट, ताकि इतना क्वेश्चन करते चले, नहीं फिर आप पूरा खा जाएंगे। कैलकुलेट करेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपी मार्जिन, एनपी रेशियो निकालना है, एनपी अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट आपने कितना निकाला, 6 करोड़, सेल कितनी थी 100 करोड़,
6 करोड़ अपॉन 100 करोड़ इंटू 100, 6% एनपी मार्जिन आ गया। वेरी गुड। दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने वैसे फॉर्मूला आपको लिखवाया, लेकिन अगर ना भी सोचे, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी वालों को क्या मिलता है, ईबीआईटी मिलता है कि पैट मिलता है? पैट। पैट अपॉन इक्विटी, पैट कितना था आपने निकाला था 6 करोड़, इक्विटी है 50 करोड़, 6 करोड़ अपॉन 50 करोड़ इंटू 100। आप पूरा करोड़ के सारे जीरो लगाते हैं क्या कैलकुलेटर में? 6 अपॉन 50, करोड़ करोड़ तो कट जाएगा ना, 6 अपॉन 50 इंटू 100, 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल आया। आप एग्जाम में जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें इतनी टफ नहीं जितनी दिख रही थी। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट भी और इक्विटी भी, तो ऊपर न्यूमरेटर में वो फिगर लेनी है जो दोनों के लिए, यानी ईबीआईटी लेना है। ईबीआईटी कितना था? ईबीआईटी बोले तो टैक्स और इंटरेस्ट हटाने से पहले की फिगर 20 करोड़। भाई 30 करोड़ का जीपी था, जीपी में ब्याज हटाया, ब्याज करे सॉरी, इनडायरेक्ट खर्चा हटाया 10 करोड़ का, तो 20 करोड़ का ईबीआईटी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट हटाया था तो ईबीटी बचा था, फिर टैक्स हटाया तब ईएटी, तो ईबीआईटी था 20 करोड़। 20 करोड़ ईबीआईटी और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 150 करोड़। 20 अपॉन 150 इंटू 100, 20 अपॉन 150, 13.33% हमारा कहां गया ये। तो पहली रिक्वायरमेंट आ गई, गरिमा ने तेजी से काम किया, आपने भी तेजी से काम कर दिया और कैलकुलेशंस निकाल दिए। सबको समझ में आ रहा है? एग्जाम में तो आप फॉर्मूला लिख के बाकायदा, ये भी जो हम लोग ने मुंह से माइनस किया कि 6 करोड़ बचा, ये लिख के दिखाएंगे, माइनस माइनस 6 करोड़ आ गया। ठीक है, आगे क्या है? वो गरिमा जी ने भी किया, हम लोग ने भी कर लिया। कोमल इंडिकेट्स, मालिक की बात हो गई, मालिक मालिक है ना। मालिक क्या कह रहे हैं साहब? मालिक इंडिकेट्स विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट फ्रेश इक्विटी इन द बिजनेस एंड पे ऑफ द लोन। कोमल कह रही है यार लाइबिलिटी बहुत है कंधों पे, 100 करोड़ का लोन है ना, 100 करोड़ का डेट है ना, लोन वही। कोमल का ऐसी विलिंगनेस है, ऐसी इच्छा है कि हम फ्रेश इक्विटी ले आएंगे व्यापार में और लोन को पे ऑफ कर देंगे, मतलब डेट खत्म कर देंगे और इक्विटी, यानी 100 करोड़ डेट जो था, 100 करोड़ का इक्विटी लाएंगे और डेट खत्म कर देंगे, यानी डेट हो जाएगा 0, इक्विटी हो जाएगी 150 करोड़ की। 150 कैसे? 50 करोड़ तो थी, 100 और लाओगे 150 करोड़। ये समझ में आ रहा है सबको? पक्का? अगर इतना समझ में आपको आ रहा है तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी आपको पढ़ा ही देता हूं। सेकंड बी पॉइंट दिख रहा है? इफ डेट इज पेड ऑफ यूजिंग फ्रेश इक्विटी, अगर डेट का भुगतान कर दें फ्रेश इक्विटी यूज करके, तो डेट बचेगा ही नहीं, केवल इक्विटी बचेगा, 150 करोड़ का हो जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू एनपी मार्जिन एंड आरओई? आरओसी ही पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि अब सीई और आरओई एक ही होगा, क्योंकि जब इक्विटी, ठीक है ना, आरओसी नहीं पूछ रहा, छोड़ते उसको। और एज्यूम करिएगा डेट इज रीपेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये लाइन क्यों लिखी है? ताकि ब्याज माइनस ना करिएगा, ब्याज नहीं देना पड़ा, डेट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही हमने रीपे कर दिया था, तो जो ब्याज था 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकालते समय, वो माइनस मत करना है, ब्याज नहीं माइनस होगा बिल्कुल भी। यहां पे कमेंट ऑन चेंज इन रिटर्न ऑन इक्विटी कमेंट करना है, तो पहले तो हम एनपी निकालें, फिर एनपी मार्जिन। एनपी, नया एनपी सर कितना होगा, वापस इसमें आते हैं भाई। 30 करोड़ का हमारा जीपी था, 100 करोड़ की सेल, 30%, 30 करोड़ का जीपी, इनडायरेक्ट खर्चा 10 करोड़ का माइनस किया, 20 करोड़ बचा। अब टैक्स नहीं जाएगा 20 करोड़ में, सॉरी टैक्स करें, इंटरेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि डेट है नहीं, लेकिन टैक्स जाएगा 20 करोड़ का 25%, 5 करोड़, तो बचेगा 15 करोड़ का एनपी। 20 करोड़ में 25% टैक्स गया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 करोड़। और एनपी मार्जिन, एनपी अपॉन सेल इंटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल इंटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 करोड़ अपॉन 100 करोड़ इंटू 100, कितने परसेंट? 15%, यानी एनपी मार्जिन आया यहाँ पे हमारा 15% का। अगर हम डेट रीपे कर देते हैं तो एनपी मार्जिन ये चीज 15% आ गई, ग्रीन पेन से लिख देता हूं। सर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का वही फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी निकाला, कितना निकाला था? 15 करोड़ अपॉन इक्विटी, इक्विटी कितनी है? 150 करोड़, तो 15 करोड़ अपॉन 150 करोड़ इंटू 100, 10% रिटर्न ऑन इक्विटी। समझ पा रहे हैं सभी लोग? Assume debt is repaid on the first day of the financial year, इसका काम हम लोगों ने कर दिया। क्या किया? इंटरेस्ट नहीं माइनस किया। ये लाइन ना भी लिखी होती तो हम भी यही एज्यूम करते कि पहले दिन ही आपने दिया होगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट भी माइनस कर देते तो एनपी मार्जिन सेम ही तो आ जाता। अगर हम इंटरेस्ट भी यहाँ माइनस कर देते तो एनपी रेशियो 6% तो आ जाता, फिर चेंज क्या होता? समझ रहे हैं? तो डेट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं माइनस करते वैसे भी हम।
और कह रहा है सर कमेंट करो चेंज इन रेट ऑन इक्विटी, क्यों चेंज हो गया? आप रेट ऑन इक्विटी ऊपर कितना आ रहा था, यहां कितना आ रहा है, क्यों हुआ ऐसा, कम हुआ, कम क्यों हुआ? क्योंकि डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो आपने कम किया, इक्विटी बढ़ाई, एंड एट द सेम टाइम डेट पे जो आप ब्याज देते हैं उसका टैक्स में सेविंग हो जाती है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाती है। इन्होंने जो गाइडलाइन में बताया है बहुत बकवास सा बताया, मेरे को पर्सनली नहीं अच्छा लगा। गाइडलाइन में केवल इन्होंने जो बताई ये सब बातें लिखनी चाहिए थी, जब कमेंट के लिए कह रहा था गाइडलाइन बहुत आसान सा लिख दिया है। देखो मैंने बताता हूं आपको, द रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन डिक्लाइन फ्रॉम 12 to 10% on repayment of debt since there is no interest expense as debt is now not available in the balance sheet, decline in ROE has occurred। कह रहा डेट नहीं है इसलिए ROE कम हो गया। तो मेरे को नहीं अच्छा लगा, मतलब मैं होता तो मैं शायद इसमें एक दो लाइनें और बताता कि डेट नहीं है तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम टैक्स में अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है, टैक्स ज्यादा देना पड़ा, तो अल्टीमेटली इक्विटी वालों के लिए कम बचा, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी कम आया है, क्योंकि इक्विटी का भी पोर्शन बढ़ रहा था। और अगर आप नहीं तो फिर आप तो ये तो इंस्टीट्यूट ने खुद ही दिया है, तो आप देख सकते हैं वो ज्यादा लिखने को नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर, वापिस ऊपर चलते हैं। तो दो पार्ट तो सर आपने सॉल्व करा ही दिए, हाँ जी आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, क्या हो रहा है साहब। कोमल इंडिकेट कर रहा था, गरिमा उसके फेवर में नहीं थी, उस अपने लोग ने काम भी कर दिया। आगे देखिएगा यहां से, गरिमा हैज मेड अ बिजनेस प्लान टू चेंज द स्ट्रेटजी टू डिक्रीज डिपेंडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर। गरिमा आई कुछ तो करना पड़ेगा तभी अपनी सैलरी जस्टिफाई कर पाएंगी। गरिमा कह रही है यार स्ट्रेटजीज कोमल जी आपकी सही नहीं है, हम लोग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और थर्ड पार्टी वेंडर पे जो ये जहां पे हमारे स्टोर नहीं वो बेचते हैं उन पे डिपेंडेंसी कम करते हैं, मतलब वहां पे भी अपने स्टोर्स खोलते हैं, हम ही लोग बेचेंगे, उन पे डिपेंडेंसी कम करते हैं। लाइन कौन सा समझाया आपको? द न्यू प्लान रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल सेल एट लोकेशन विच आर सर्विस्ड बाय चैनल पार्टनर्स। कह रहा न्यू प्लान में गरिमा जी प्लान लेके आई हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह आप अपने आउटलेट्स खोलेंगे उसमें खर्चा आएगा, है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आपको स्टोरेज के लिए घी वगैरह भाई हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी खराब हो जाएगा, हो सकता है आपको रेफ्रिजरेटर या कोल्ड चेन फैसिलिटी या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी रखनी पड़े, तभी तो आप उसको स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो वैसे भी पेरिशेबल नहीं, जैसे दूध है ठंडा रखा जाता है ना, नहीं तो खराब हो जाएगा सेम तरीके से। तो न्यू प्लान रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल सेल एट लोकेशन व्हिच आर सर्विस्ड बाय चैनल पार्टनर। A new strategic business unit is to be created for implementation of business plan। नई strategic business unit बनाने की बात कर रहे हैं, और क्या बनाने की बात कर रहे हैं देखते हैं। Following infrastructure facilities need to be created। नया एक और काम करने की सोच रहे हैं, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एक नया क्या करने की सोच रहे हैं। कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मतलब समझ रहे हैं, नाम से वेयर हाउस में रखा जाएगा, स्टोर कर पाए ज्यादा टाइम के लिए। कोल्ड चेन कोल्ड स्टोरेज, 15 करोड़ रुपए उसमें लग जाएंगे। कभी कोई कोल्ड स्टोरेज देखा है आपने? गए हैं कभी किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर? वो ठंडा होता है, जैसे आपका फ्रिज होता है घर में, वैसे ही वो बड़ा सा फ्रिज होता है। वो भूसे की दीवार होती है, 2 ईंट के बीच में भूसा भरा जाता है वहां पे, उससे वो, और फिर यूनिट पूरी लगती है, उससे वो ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। हमने ऑडिट किया था, अभी तो काफी हो गया कोल्ड स्टोरेज का ऑडिट, लेकिन जब पहला किया था तो एक बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग थे यहीं कानपुर के, बहुत डरा रहे थे, अंदर मत जाइएगा, कुल्फी जम जाएगी आपकी, कोई जिंदा बचता नहीं है। मतलब वो मजाक कर वाले मूड में रहते थे, लेकिन वाकई बहुत ठंडा रहता है। तो खैर इधर आते हैं, और किसी ने वाकई अगर बाहर से बंद कर दिया तो गया। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, 15 करोड़। न्यू ट्रक्स खरीदने पड़ेंगे, मे बी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत होगी भाई, अगर खुद के आउटलेट्स आप खोल रहे हैं तो इधर से उधर माल भिजवाना है, 5 करोड़ का उसमें खर्चा। ऑफिस प्रीमाइसेस, जगह जगह ऑफिस शॉप्स वगैरह खुलनी पड़ेंगी, 3 करोड़। फर्नीचर और कंप्यूटर में 1 करोड़, यानी टोटल 15 करोड़, 5 करोड़ 20 और 23 और 24 करोड़ का खर्चा बता दिया है गरिमा जी ने आते ही आते। द एफॉर्मेशन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर will be set up by using, 24 करोड़ कहां से आएगा, by using debt and equity in the ratio of 2:1, यानी 24 करोड़ को 2:1 के रेशियो में लाएंगे, यानी डेट कितना, 24 करोड़ इंटू 2/3 डेट, और 24 करोड़ इंटू 1/3, 16 और 8, ये समझ पा रहे हैं ना, 24 करोड़ में 16 करोड़ का डेट है और 8 करोड़ की इक्विटी, 24 करोड़ इसका टोटल था, ठीक है।
द न्यू डेट विल बी रेज्ड एट द रेट ऑफ 14%। और जो नया डेट आप लेने जाएंगे, पहले तो 12% पे आपको नहीं लोन लिया हुआ था, अब आपको 12 पे नहीं मिलने वाला है, 14% पे मिलने वाला है। एवरेज डेप्रिसिएशन 30%। इन सब पे डेप्रिसिएशन भी आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। उससे होता क्या है, आपका टैक्स कम हो जाता है, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट्स आते हैं आपके बिफोर टैक्स, वो कम हो जाते हैं, आपको टैक्स कम देना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 30%। भी देखते हैं। And the above investment and raising of debt will be done on 1st of October. Organization follows April to March financial year. Okay जी, कह रहे ये इन्वेस्टमेंट हम 1st of April नहीं कर रहे सर, अक्टूबर कर रहे हैं, और हमारा साल मार्च में कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो डेप्रिसिएशन निकालिएगा 6 महीने का निकालिएगा, ब्याज निकालिएगा 6 महीने का निकालिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल टू सितंबर तक तो हमारा व्यापारी नहीं था। आगे यहां तक समझ में आ रहा है आपको? द एवरेज रिसीवेबल्स, जिसको आप डेटर और बिल रिसीवेबल बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द न्यू बिजनेस विल बी 10 करोड़ 80 लाख। कह रहा है एवरेज रिसीवेबल नए बिजनेस से, जो नया नई सब कुछ नई बातें हो रही हैं, 10 करोड़ 80 लाख होगा। जो पुराना चल रहा है वो तो सब चले गए। रिसीवेबल टर्नओवर डेज, जिसको आप डेटर्स वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं, तो वो है 45 दिन का। और एज्यूम करिएगा सर 180 दिन टू कैलकुलेट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मतलब वो जो आप मल्टीप्लाई करते थे वो 365 मत करिएगा, 180 करिएगा, क्योंकि 6 महीने की बात है। सर इससे निकल क्या सकता है, मैं बताता हूं आपको। पहले आप अपनी शीट में अभी भी आज ही पढ़ाया है, डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा, देखते हैं क्या निकल सकता है इससे। सभी बच्चे शीट में डेटर्स वेलोसिटी वाला एवरेज कलेक्शन पीरियड वाला पेज नंबर 5 पे ऊपर रिसीवेबल आने हैं एवरेज, और नीचे क्रेडिट सेल मिल गया, नीचे लिखा है। तो देखते हैं क्या निकल सकता है सर इससे। अगर दिमाग लगाएं तो देखो, अपने को डेटर्स वेलोसिटी बताई हुई है 45 दिन की, दिमाग लगाएं फॉर्मूला लिखने से पहले। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बताए हुए हैं 10,80,000 अपॉन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल नहीं बताई, तो इससे क्या निकल आएगा, सेल निकल आएगी। तो आओ चलो पहले इसको जरा कर लें, क्या इतना काम कर लेते हैं। चलो बता पाएंगे आप लोग क्या? 43 लाख 20,000, और भी बाकी लोग भी बताओ, मैं भी निकालता हूं। एवरेज कलेक्शन पीरियड में लिख देता हूं, या आप डेटर्स वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, या रिसीवेबल टर्नओवर डेज भी लिख सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगा देता हूं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म यूज करिएगा, अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 180। मैंने 365 नहीं किया, मैंने 12 भी नहीं किया, 180, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह मैंने 45 रख देना है, इंटू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 10 करोड़ 80 लाख, ठीक है, अपॉन सर क्रेडिट सेल्स इंटू 180। तो क्रेडिट सेल इधर जाएगी, तो ये 10 करोड़ 80 लाख अपॉन 45, 10 करोड़ 80 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, अपॉन 45 इंटू 180, कितना 43 करोड़ 20 लाख, 43 करोड़ 20 लाख की, ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में अपने और आपके लिए अभी के लिए, 43.20 CR सेल है नए व्यापार की, नए व्यापार की सेल 43.20 CR है। जीपी मार्जिन है 20%, तो 43 करोड़ 20 लाख का 20% निकालें जरा, 8 करोड़ 64 लाख का जीपी है भाई, सेल इंटू जीपी किया, 43 करोड़ 20 लाख का 20%, तो 1 करोड़ 8 करोड़ 64 लाख का जीपी है। आ रहा है ना समझ में? हमको बताओ, हमसे पूछो ना, पूछो। हाँ ये तो क्रेडिट सेल है, कैश अगर बोलेगा तो हम जोड़ देंगे, नहीं बोलेगा तो, नया बिजनेस की बात हो रही है, अगर कैश सेल बोलेगा नया बिजनेस में तो हम जोड़ के फिर जीपी अपना चेंज कर लेंगे, और नहीं बोलेगा तो इसका मतलब केवल क्रेडिट सेल। हमसे पूछ लिया करिए, आप समझ पा रहे हैं बात को? तो अभी तक कैश सेल नहीं बोल रहा है, और मैंने आगे पढ़ रखा है क्वेश्चन, नहीं बोल रहा है, ठीक है। हाँ आप लोगों से ज्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन विल बी 2 करोड़। कह रहा सर अभी कितना निकाला अपने ने जीपी, 8 करोड़ 64 लाख, 8 करोड़ 64 लाख, 2 करोड़ उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे हटा दो, 6 करोड़ 64 लाख के आपका बचता है। लेकिन अभी डेप्रिसिएशन इसमें माइनस नहीं हुआ है, ठीक है, ना ब्याज माइनस हुआ है, ना टैक्स माइनस हुआ है, 3 खर्चे बच रहे माइनस होने के लिए, तब एनपी आएगा। पहले टैक्स माइनस कर दें? नहीं, पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर डेप्रिसिएशन का रेट है कहां है, 30%। 24 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसका 30% निकालो 6 महीने के लिए,
24 करोड़, 30% आया 7 करोड़ 20 लाख। सर 6 महीने मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो, या डिवाइड इंटू 6 अपॉन 12 कर दो। 3 करोड़ 60 लाख आ रहा है, सबका आ रहा है डेप्रीशिएशन पक्का। आधा करा है ना, पूरे साल का जो था उसका आधा, ये डायरेक्टली 15% निकाल लेते तुम, लेकिन वहां दिखाना इंटू 30% इंटू 6 अपॉन 12। ओके सर 3 करोड़ 60 लाख ये आया, याद रखना मैं लिखता चल रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, कितनी याद रखोगे तुम लोग भी। डेप्रीशिएशन आया है 3 करोड़ 60 लाख का। ब्याज की बात करें सर, इंटरेस्ट डेट है तुम्हारा 16 करोड़ का, 14% 6 महीने के लिए 16 करोड़ का, डायरेक्टली मैं 7% निकाल लो, या तुम 14% निकाल के 6 महीने का करना। इंटरेस्ट आएगा 1.12 करोड़। क्या किया सर, 16 करोड़ का 14% इंटू 6/12। 6 महीने का क्यों निकालने, अक्टूबर में तुमने रेज किया। 1.12 करोड़ आ रहा है, चेक कर लेना आप लोग है बेटा। वापस कौन सा वाला इंटरेस्ट बता दें। डेट कितना है आपका 16 करोड़, ये समझ में आ गया था। डेट पे ब्याज का रेट ये दिया है 14%, निकालो 16 करोड़ का 14%, केवल 16 लिखना, 16 इंटू 14% लिखा। ये पूरे साल का है, 6 महीने का बताओ। 1.12 बस यही लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं तुम लोगों ने क्या किया था, जीपी कितना निकाला था, जीपी वाला भी बताएंगे दोबारा। सेल निकाली थी ना 43 करोड़ 20 लाख, इसका जीपी 20% फिर से निकाले, 43.2 का 20% आया था 8.64। इसमें से 2 करोड़ का ये खर्चा माइनस किया, -2 6.64। 6.64 के बाद इसमें से डेप्रिसिएशन 3.6 का माइनस कर दें, 3.6 का 3.04। 1.12 का ब्याज माइनस कर दें, 1.92 अभी बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही बच रहा है। टैक्स माइनस करो 25%। 25 कहाँ, क्यों सर 25 बोल रहा है, 25 ही बोल रहा था ना 25। 1.92 का 25% 0.48 माइनस करके बचता है 1.44 CR। ये नया प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स। पूछ क्या रहे हैं देखते हैं आगे। तीसरी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर प्रोजेक्टेड पीएनएल फॉर द न्यू बिजनेस यूनिट। तो पीएनएल मतलब ऐसा नहीं कि वो डंडे खींच के बनाने हैं आपको, पीएनएल मतलब यही चीजों को आपको सुधार के बता देना है। तो अपना 1.44 आया, पहले आंसर मिला ले, कहाँ है सी पार्ट, हाँ ये 1.44 CR। अब कैसे बनाया, टर्नओवर निकाला, जीपी निकाला, डेप्रिसिएशन हटाया, अदर इनडायरेक्ट खर्चे, ईबीआईटी ब्याज, ईबीटी टैक्स, ये बस। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए टाइम लगेगा बट वेटेज भी तो दे रहा है वो 15 नंबर की आपको। ऐसा थोड़ी ना कि बाकी पेपर में आप 3 घंटे पूरे घुसेड़ देंगे। 3 घंटे मतलब आपको उसमें मैनेज करके चलने हैं ना, कि वो पेपर हमको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, टाइमली लेके चलना। आप ऐसे मैनेज करना, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 30 मिनट हटा दिया करो, 30 मिनट इधर उधर निकल जाते हैं तुम लोगों के, पानी पी लिया, उस दौरान वॉशरूम वॉशरूम ना जाना, पहले जाके बैठना, ठीक है ना, पानी यानी सब पी के बैठना, जरूरत लगे तो पी लेना। तो 30 मिनट हमने हटा दिए मान लो इधर उधर के। तुम लोग को रीडिंग टाइम मिलता है कितनी देर, 15 मिनट देता है, ठीक है। तो उतनी देर में पढ़ लेना, उतनी देर में ये स्ट्रेटजी बना लिया करो कि हम कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने वाले हैं, ठीक है। हैं उसमें कुछ नहीं हो पाता है आप क्योंकि पहला क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, पहला मत पढ़ा करो, बाकी पढ़ा करो, हैं। हाँ तो पहला ना पढ़ो ना, तो नहीं लगेंगे 15 मिनट उसमें। मतलब आप बता के भेज रहा हूँ, उसके बाद भी आप कह रहे नहीं हम तो आग में कूद के देखेंगे कैसी गर्माई लगती है, तो आप कूद के देखिए फिर। तो पहला ना पढ़ के बाकी पढ़िए, आप छोटे छोटे उसमें स्ट्रेटजी बनाइए दिमाग में, क्या क्या हमको आता है, ये जो जो आता है उस पर फोकस करो, जो नहीं आता उस पर नहीं फोकस करना, जो जो आता है उस पर फोकस करो। हाँ हमें किसी तरीके 40 45 50 नंबर बटोरने हैं। अगर हमारे हमारे को अच्छा सब्जेक्ट लगता है तो हम 70 80 की टारगेट कर रहे हैं, और हमारे लाले पड़े हुए हैं कि भाई पास भी नहीं हो पाते इसमें, तो हमें किसी तरीके से 40 50 बटोरने हैं ना। सिंपल सी बात करते, बिल्कुल सीधी बात है ये, है ना। तो आप वो स्ट्रेटजी बनाइए कि साहब कैसे करना है। अब 180 मिनट में आपने 30 मिनट हटा दिए, बचे 150 मिनट। 100 नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी एक नंबर के लिए 1.5 मिनट देना है। तो 15 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो इंटू 1.5 अगर आप करते हैं 22.5 मिनट होते हैं। हैं क्या कह रही हैं, आधा घंटा मतलब एक्स्ट्रा मिनट्स अपने घर से लाओ तो बात अलग है। स्ट्रेटजीज बना के करिएगा कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 से 7 मिनट के अंदर उसको खत्म करके निकलना है। और किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, आप रुक गए हैं, अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं कहीं पे, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए, काटिए नहीं, आगे बढ़िए, रुकिए नहीं,
कई बार ये भी हो जाता है, बच्चे ईगो पे ले लेते हैं, हम तो घर से करके आए थे, हमको तो आता था, हमसे कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट कैसे नहीं मैच हो रही है, हम तो करके रहेंगे। ईगो, उनको कोई नहीं देख रहा वहां पे, ईगो पे लेकर के उसमें ले आओगे 10 में 10, अगर 10 का है तो, लेकिन 100 में भी 10 ही आएंगे। फिर खेल है स्मार्टनेस का, स्मार्टनेस के साथ खेलिए, पेपर्स को स्टडी करिए, पुराने पेपर्स इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे सब कुछ डाला हुआ है, उसको पढ़ो, देखो किस लेवल का पेपर है, कितने क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसको स्टडी करो, जो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनको पढ़िए, केस स्टडी ये सब पढ़िए। अब मैंने आपको पढ़ाया, घर पे जाके आराम से पढ़िएगा, फिर से एक बार अपने हाथों से पूरा सॉल्व करिएगा। जब आप पास्ट ईयर के सब सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब पूरा करिकुलम हो जाए तो घर पे बैठिए, अलार्म लगाइए कि हमें 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है। हम अपने समय पे अपने आप को एक अलग कमरे में बंद कर लेते थे और एग्जामिनेशन माहौल बना लेते थे अपने दिमाग में कि नहीं कोई हमको देख रहा है, मैं 2.5 घंटे जो आता है उतना करना है। ऐसा नहीं कि बीच में बुक खोल ली, फिर देखना है कितनी देर में हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के सीए में जो कॉस्ट का पेपर बनाया जाता था वो बनाया जाता था 6-7 घंटे का, जिसको 3 घंटे में करना होता था। अब वही कला है, जो कर लिया वो पास हो गया, वो आपके सामने खड़ा है, जो नहीं कर पाया नहीं कर पाया। सिंपल सी बात, आपको तेजी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सब वही पैदा हुए हैं, सब माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आया है, सब वैसे ही पैदा हुए थे, यहाँ पे आके ही सीखा है आपने। तो वो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी स्पीड है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार हैं कितने भोंदू हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो भोंदू से भोंदू बच्चा पास हो जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो स्मार्ट बच्चा भी चला जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर का देखिए, देखिए वेटेज क्या है, क्या पेपर पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट तो नहीं किसी का? चलिए, ओके।